चलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसन बा? ए भाई छुट्टी लोग है ना, छुट्टी मारने वाले इधर ध्यान देंगे है ना। अब सुनो सर, पिछले क्लास में बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट था जो पूरी क्लास एक ही केस लॉ पे लगाई थी, है ना। उसका आज क्या मिलेगा? फल मिलेगा ना। सबर का फल मीठा होता है, ऐसे उसका आज मीठे मीठे फल मिलेंगे 5। तो पिछली क्लास में पढ़ा था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। केस लॉ बोलो, कौन सा केस लॉ था? लिफ्टिंग नहीं पढ़ा था, कॉर्पोरेट वेल पढ़ा था। तो बताओ कॉर्पोरेट वेल कौन सा केस लॉ था? हाँ, शेलमॉन भाई वर्सेस शेलमॉन एंड कंपनी, है ना। समझ के पूरी कहानी है ना। पर्दा समझ गए, रुमाल पर्दा, समझ गए ना बात, ठीक है। तो तुम्हें लगता है कि बड़ा धोखा हुआ, लेकिन भाई साहब वो पढ़े लिखे इंसान थे, उसे पढ़ी लिखी चीज का यूज किया, है ना। और उसमें कोई भी गलत काम नहीं, वो सारे काम क्या है? सही है। अब हम सीखेंगे, क्योंकि हम भी यही सोचते हैं कि क्या करेंगे, इसी तरह काम करो, कंपनी बनाओ, फ्रॉड करो, मजा लो। सलमान ने जो काम किया लीगल किया, है ना, राइट। अब सर कुछ लोगों ने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का गलत इस्तेमाल करने का क्या किया? झोल किया गलत इस्तेमाल करने का। तो जज साहब ने बोला कि जरूरी नहीं है कि कॉर्पोरेट वेल यानी कि कॉर्पोरेट का पर्दा अगर तुम इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। कई बार कॉर्पोरेट वेल का जब आप इस्तेमाल करते हो तो जज हाथ में डंडे ले लेके, हथौड़े ले लेके, सॉरी ना, जज हाथ में हथौड़े ले लेकर ये जो कॉर्पोरेट वेल यूज करने वाले लोग हैं इसको हटा के इनके पीछे जो मजा ले रहे हैं, इनके पीछे जो क्या ले रहे हैं, इनके पीछे जो मजा लेते हैं, है ना, सलोमन की तरह, ठीक है, वो पर्दा हटाकर उनको लपेटा जाएगा। तो सलोमन वाले केस में हमें पता लगा था कि कंपनी के किसी भी कुकर्मों के लिए, कामों के लिए शेयर होल्डर जिम्मेदार नहीं होते। सलोमन क्या था? शेयर होल्डर तो था 99% शेयर होल्डर था। शेयर होल्डर जिम्मेदार नहीं होते, शेयर होल्डर अपने घर से पैसा नहीं देते, कंपनी के कामों के लिए कंपनी का ही पैसा लगेगा। तो कंपनी ने अगर जिस भी बंदे को क्या इशू किए हैं, सिक्योर डिवेंचर इशू किए, तो कंपनी की असेटी सिक्योर डिवेंचर पे करेगी, शेयर होल्डर घर से पे नहीं करेगा। तो कंपनी ने सिक्योर डिवेंचर सलोमन को इशू किए थे, तो कंपनी की रिलाइजेशन अकाउंट से जो पैसा मिलेगा वही पैसा सलोमन को दे दिया जाएगा एज अ सिक्योर डिवेंचर होल्डर। उसके पीछे शेयर होल्डर वेल्डर कौन था, इससे कोई लेना देना नहीं है ना। सलोमन हो, उसकी वाइफ हो, उससे कोई हमें लेना देना नहीं। अब इसलिए जज साहब ने लिखा लिफ्टिंग मींस लुकिंग बिहाइंड द कंपनी, लुकिंग बिहाइंड द कंपनी एज अ लीगल पर्सन एंड डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल को क्या कर देंगे हम सर? यानी पर्दे को फाड़ के फेंक देंगे, पर्दे में छेद कर देंगे। कई लोग इसे बोलते हैं पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। पियर्सिंग मतलब छेद करना, है ना, राइट। और किसको इज्जत दी जाएगी? उसको इज्जत दी जाएगी उसके पीछे जो रियलिटी के लोग क्या कर रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं। तो जज ने बोला कोर्ट इग्नोर द कंपनी एंड कंसर्न देमसेल्फ डायरेक्टली विद द मेंबर और मैनेजर। कोर्ट कंपनी को डिलीट कर देगा। कंपनी के नाम, भाई कॉर्पोरेट वेल क्या है? एक वर्ड है लिमिटेड, है ना। बोलो भाई, सलोमन लिमिटेड। अगर सलोमन लिमिटेड में से लिमिटेड वर्ड काट दो तो पीछे कौन मिलेगा? सलोमन, बात खत्म। एक वर्ड है आरकेजी लिमिटेड। आरकेजी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड में से लिमिटेड वर्ड काट दो, पीछे कौन मिलेगा? आरकेजी और उससे काम करने वाले लोग। बात समझ में आई ना। तो जज ने बोला लिमिटेड वर्ड काट देंगे, यानी कंपनी का जो करेक्टर है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, जो पहली क्लास से पढ़ रहे हैं, मैकोरा ने भी इस चक्कर में केस हारा। सलोमन ने सेपरेट लीगल एंटिटी के चक्कर में केस जीता, मैकोरा सेपरेट लीगल एंटिटी के चक्कर में हारा था। बात समझ में आई ना। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का जो लोचा उसको क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे, डिलीट कर देंगे। उसके पीछे जो लोग पकड़े जाएंगे वही जिम्मेदार होंगे। अब उसके पीछे चाहे कंपनी के डायरेक्टर हो, कंपनी के मैनेजर हो, चाहे कंपनी के शेयर होल्डर हो, सबको लपेटा जाएगा। जो भी किसमें इन्वॉल्व होंगे, चोरी चकारी बेईमानी में इन्वॉल्व होंगे। इसी को जज ने नाम दिया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। क्या नाम दिया भैया? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। अब सर सबसे पहला केस पढ़ते हैं। सबसे पहला केस, यानी ये कहानी है भाई वर्ल्ड वॉर 1 की। कब की कहानी बाबू? ठीक है, एग्जाम में लिखना भी नहीं, पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन ये जो फैक्ट्स है सारे मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं ये वर्ल्ड वॉर 1 के थे, है ना। कहानी तो मेरे बस यूं बोल देता हूं ताकि तुम्हें लगे हाँ मजा आ रहा है ना, पर ये असली कहानी है। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान दो दुनिया के बड़े बड़े देश, एक हिटलर का देश, कौन सा? एक था भाई जर्मनी,
ठीक है, और एक जिसने पूरी दुनिया पे राज किया, आज भी उनके रूल्स हमारे देश में भी चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में चल रहे हैं, कौन? हाँ, इंग्लैंड, है ना। तो बताए इंग्लैंड के ही रूल्स अभी भी ऑस्ट्रेलिया में भी लगते हैं, है ना। इंडिया पाकिस्तान से ना, मतलब लगभग हर, उन्होंने लगभग दुनिया की, पूरी दुनिया में किसी न किसी अंतराल में क्या किया है, कब्जे कर रखे हैं। यूएस भी तो पहले, हाँ यूएस हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ये भी तो पहले इंग्लैंड के उसमें थे, जब भी तो यूएस इंडिपेंडेंस डे बनाता है ना। हाँ, तो इंग्लैंड वालों ने पता नहीं क्या गुल खिलाए भाई। अब वर्ल्ड वॉर वर्ग के दौरान जर्मनी और इंग्लैंड, जो दुनिया के दो भयंकर देश, जर्मनी तो समझ गए हिटलर के चक्कर में, है ना, और इंग्लैंड, दो भयंकर देश एक दूसरे के क्या थे, दुश्मन देश थे। अब इंग्लैंड में एक कंपनी खुलती है ना, उस कंपनी का नाम है कॉन्टिनेंटल टायर्स। क्या नाम है बाबू? ठीक है, ये सब एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं एग्जाम में क्या लिखना है, जो हमारे नोट्स में और आईसीआई किताब से हमने इंस्पायर हो वो लिखना है। फैक्ट्स बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं होती, पूरी पूरी कहानी लिखोगे तो फिर क्या होगा, पेपर छूट जाएगा। ये तो मैं तुम्हें समझाता हूं कि हुआ क्या था। हमें लिखना क्या है, फैक्ट सिर्फ एक ही लाइन में लिखना है, राइट, और मेन फोकस करना है लॉ पर। ठीक है, कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी जो इंग्लैंड के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है, जन्म लेती है। बोलो बाबू, समझ आ रही है? ठीक है, यानी जिसका सर्टिफिकेट कहां बनता है, इंग्लैंड के अंदर बनता है। ये टायर कंपनी है जो दूसरी कंपनी को टायर सप्लाई करती है, जिसका नाम था, है ना, ये डैमलर। क्या नाम था बाबू? डैमलर। अब ये जो कंपनी है, जो कॉन्टिनेंटल टायर, डैमलर कंपनी को क्या सप्लाई करती है, टायर सप्लाई करती है। और ये सारे काम कहां हो रहे हैं, है ना, इंग्लैंड का कुछ नक्शा ऐसा ही है ना, इस तरीके से मान लेते हैं इंग्लैंड के अंदर ये सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, सब कुछ इंग्लैंड के अंदर चल रहा है। अब क्योंकि ये दुश्मन देश होते हैं और वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाती है, तो एक दुनिया का कॉन्सेप्ट है पूरे वर्ल्ड में कि दुश्मन देश तो दुश्मन होगा ही होगा, दुश्मन देश का नागरिक और उसके बिजनेस और उसकी कंपनी भी क्या मानी जाती है, दुश्मनी मानी जाती है। मान लो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो गई, अभी है नहीं, हो गई, तो अगर पाकिस्तान का कोई बंदा यहाँ पे, यहाँ का कोई बंदा पाकिस्तान में, तो हम भी उसे क्या मानेंगे, दुश्मनी माना जाता है ना, राइट। अब हुआ ये कि कॉन्टिनेंटल टायर्स ने यहाँ पे इनको बहुत सारे टायर्स क्या किए, सप्लाई कर दिए, पर बाबू पैसा पेंडिंग था। क्या पेंडिंग था? पैसा पेंडिंग था। पैसे की पेमेंट हुई नहीं थी, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। पैसे की पेमेंट हुई नहीं थी, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। डैमलर कंपनी ने वर्ल्ड वॉर के बाद, डैमलर कंपनी ने वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद पैसा देने से मना कर दिया कि भैया हम पैसा नहीं देंगे, हम पैसा नहीं देंगे भैया, हम पैसा नहीं देंगे, हम पैसा नहीं देंगे। अब क्योंकि इंग्लैंड की कंपनी, इंग्लैंड के अंदर जन्म हुआ, कॉन्टिनेंटल टायर कह रहे भाई क्यों, पैसा क्यों नहीं दोगे? वो कह रहे हैं भाई तुम दुश्मन हो। कौन हो? तो इंग्लैंड के जो कंपनी चलाने वाले डायरेक्टर हैं, शेयर होल्डर हैं, ये कह रहे हैं होश में हो कि नहीं हो, दुश्मन कैसे हो? इन्होंने निकाल लिया अपना क्या, बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट को क्या बोलते हैं? हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, है ना, कि कंपनी के जन्म लेने का जो सर्टिफिकेट होता है उसे बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। भैया उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था ना बाबू ना, उसमें लिखा था कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड ऑन दिस डेट। तो जब जन्म कहाँ का है, इंग्लैंड का है, और हम भी कहाँ के हुए, इंग्लैंड के हुए, तो फिर इंग्लैंड की कंपनी अगर इंग्लैंड की ही कंपनी को क्या बेच रही है, सामान बेच रही है, उसमें दिक्कत क्या है? डैमलर कंपनी के सर्टिफिकेट में भी लिखा था कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड एंड डूइंग बिजनेस इन इंग्लैंड। अब दोनों कंपनी का जन्म इंग्लैंड में हुआ, दोनों कंपनी का बिजनेस भी इंग्लैंड में, तो फिर भैया बीच में जर्मनी कहां से आ गया? जर्मनी कहां से भाई? नहीं। अब हुआ ये कि भाई सर्टिफिकेट वो एक पर्दा था। क्या था बाबू? ये सर्टिफिकेट एक पर्दा था, पर्दा लहरता हुआ, है कि नहीं बात? कॉन्टिनेंट डैमलर कंपनी ने ये बोला कि चलो ठीक है, हम समझ गए बात कि तुम्हारा जन्म जर्मनी में हुआ है, ठीक है, तो जन्म जर्मनी हुआ है तो पर्दा तुम्हें मिल गया कहां पर, सॉरी तुम्हारा जन्म इंग्लैंड में हुआ है,
तो पर्दा तुम्हें कहाँ का मिल गया? इंग्लैंड का पर्दा मिल गया। अब तुम पर्दा लगा लगा के, बात रुमाल लगा लगा के, पर्दा लगा लगा के इंग्लैंड का पर्दा लगा लगा के घूम रहे हो, है ना। पर्दा जो उठ गया तो भेद, पीछे गाना बज रहा है वाला, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, ना गाना बज रहा पीछे। तो जज साहब कह रहे भाई पर्दा ना उठाओ का मतलब क्या है? तो जर्मनी की जो कॉन्टिनेंटल टायर है वो कह रहे हैं पर्दे में लिखा है इंग्लैंड के, तो पर्दा हटाने की जरूरत क्या है? डेमलर कंपनी कह रही पर्दा हटा के देखो सर, राज वहीं छुपा है। पर्दा हटा के देखो, सारा राज वहीं छुपा है। समझ में आई ना बात? बताओ क्या राज छुपा होगा? सही बात है, बहुत भाई होशियार हो गए 2 दिन में। बिल्कुल राज यही छुपा था कि जैसे ही पर्दा हटाया गया तो कॉन्टिनेंटल टायर के लगभग सारे शेयर होल्डर जर्मनी थे। और मजेदार बात, सारे के 15 डायरेक्टर थे कॉन्टिनेंटल टायर। कितने डायरेक्टर थे? 15 में से कितने डायरेक्टर जर्मन थे? 15 के 15। और क्योंकि भाई देखो कहीं ना कहीं जस्ट भी तो इंसान होता है, हाँ कॉन्टिनेंटल टायर के, है ना, पैसे देने ना उसको, ठीक है। जज भी तो इंसान ही है। अब एक बात देखो भाई, तुम एक जज की कुर्सी पे बैठे हो, सामने पाकिस्तानी कोई कंपनी और पाकिस्तान से युद्ध चल रहा हो, तो तुम्हारे मन में ही क्या होगा? इसे छोड़ना नहीं है, मन में होगा ना। तो कहीं ना कहीं देखो ह्यूमन वैल्यूज कहीं ना कहीं आ जाती हैं। जज ने बोला ये बताओ, तुमने इंग्लैंड में पर्दा उठाया, पर्दा लिया, इंग्लैंड में पर्दा बनाया, इंग्लैंड में ही पर्दा पहन लिया, कॉर्पोरेट वेल, इंग्लैंड में ही जन्म लिया, इंग्लैंड का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, इंग्लैंड में कंपनी काम कर रही है, तो ये बताओ एक भी डायरेक्टर इंग्लैंड का क्यों नहीं? और मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर इंग्लैंड के क्यों नहीं? है ना, यानी कंपनी के चलाने वाले कहाँ हैं, कौन है? तो इसका मतलब, और कंपनी के शेयर होल्डर भी कौन है? इसका मतलब सब मिल मिला के तुम काम ही किसके लिए कर रहे हो? तो तुम जर्मन क्यों नहीं हो ये बता दो। तो जज ने इस कॉर्पोरेट वेल को डिलीट किया, पर्दे को जब लिफ्ट किया तो पाया गया 15 के 15 डायरेक्टर जर्मन थे, एक भी डायरेक्टर इंग्लैंड का नहीं था। तो जज ने ये माना कंपनी को चलाने वाले, मैनेज करने वाले लोग सारे के सारे कौन है? जर्मन है। और एक जर्मन वर्ल्ड वॉर के दौरान कभी भी इंग्लैंड के लिए काम नहीं करेगा, इंग्लैंड के भले के लिए काम नहीं करेगा। मन में क्या होगा? दुश्मन देश होगा, है कि नहीं बात? दुश्मन देश में रह रहे हो और क्या कहते हैं, कैसे भी रह रहे हो, लेकिन मन में कौन है तो दुश्मनी। बोलो भाई, समझ आई ना बात? खेल खत्म। कॉर्पोरेट वेल हटा, कंपनी को क्या माना गया? जर्मन कंपनी माना गया। फैक्ट समझ गए? तो डिसीजन क्या आया? डिसीजन इज लिफ्ट ऑफ द कॉर्पोरेट वेल टू चेक द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, टू चेक द कैरेक्टर ऑफ कंपनी। और कंपनी का कैरेक्टर क्या निकला? एनिमी कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या निकला बाबू? इसलिए इस महान केस का नाम हुआ, पहला केस जो तुम्हारे केस में डाला गया, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। कि हमने कैरेक्टर डिटरमाइन करना है कंपनी, कंपनी हमारी एनिमी है या कंपनी हमारी दोस्त है। ये लिखी बात, इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा, है ना। द लीडिंग केस डैमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर, इफ इन द पब्लिक इंटरेस्ट, अगर ये देश हित में, जनता, पब्लिक इंटरेस्ट हमेशा होता है देश हित, अगर देश हित में इज नॉट लाइकली टू विन जियोपार्डी, है ना, द कोर्ट में नॉट विलिंग टू क्रैक द कॉर्पोरेट वेल। अगर इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट लाइकली टू बी जियोपार्डी, जियोपार्डी मतलब क्या होता है? रिस्क, है ना। अगर ये देश के रिस्क में नहीं आता या देश के खिलाफ नहीं जाता तो कॉर्पोरेट वेल नहीं हटाई जाती। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर कोई भी चीज देश के हित में नहीं है, देश के हित में है और कोई भी काम देश के हित में जा रहा है तो फिर कॉर्पोरेट वेल नहीं हटाई जाएगी। अगर किसी भी काम में देश को रिस्क नहीं है तो कॉर्पोरेट वेल नहीं हटाई जाएगी। लेकिन है रिस्क ये था कि वो सारे जर्मन थे, नहीं पता था ना पहले से, जो कॉर्पोरेट वेल हटाया तो केस उनको पता था ना दूसरी कंपनी को, तभी तो पैसे नहीं दे रहे थे। इंग्लैंड को टायर सप्लाई करने वाले सारे स्लीपर सेल निकले। तो भाई तुम्हें पता है कि ये एजेंट भी हो सकता है पाकिस्तान का है कि नहीं बात? और तुम्हें पता है पाकिस्तान में जो बंदा रह रहा हो पिछले 20-30 साल से, वो किसका एजेंट हो? रॉ का एजेंट हो। भाई एजेंट तो ऐसे काम करते हैं ना, कवर। अरे टाइगर ना देखी तुमने? टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर, बस। तो फिर तो टाइगर भी तो होता इंडिया का ही है,
देश के लिए तो काम कर रहा होता है, पर रह कहाँ रहा होता है, कभी पोलैंड जाकर रह रहा होता है, कभी इस्तांबुल जाकर रह रहा होता है, कभी कहीं जाकर रह रहा होता है। ठीक है, तो इस पे तो आजकल बहुत सारी मूवी बन जाती हैं। इधर ध्यान दो, तो सुनो ध्यान से, इसलिए उन्हें रिस्क होता है। अब सुनो, ओ भाई मैंने तुमसे पिछली क्लास में बताया था कि गाय भैंस उड़ेगी तो क्या होगा, गोबर कैच करोगे ना। तुम क्यों रोज गाय भैंस उड़ाते हो? जो बात 1916 में डिसाइड होगी 100 साल पहले, उसके पीछे आज भी तुम गाय भैंस उड़ा रहे हो। पूरी दुनिया जिसे 200 साल से क्या मान रही है, सही मान रही है, तुम उस पर प्रश्न क्यों उठा रहे हो? और अभी तो हम क्या, अभी तो हम अंडे से ही बाहर नहीं निकले। अंडे से बाहर करने मतलब अभी तो लॉ की हमने पढ़ाई की शुरू भी नहीं करी। अभी अंडा टूटेगा, लॉ का फिर बाहर निकलेंगे, वकीलों जैसी काबिलियत आएगी, एक्सपीरियंस आएगा, तब पता लगेगा। ये तो तुच्छी चीजें हैं, जहां आसमान में जहां और भी हैं, है ना। धरती तो भाई एक छोटा सा गोला ही है, इस गोले पे हम नहीं रहेंगे, है ना, राइट। समझ ना बात, पी के फिल्म की तरह। अब सुनो ध्यान से, इट मे बी लिव द वेल ऑफ द कंपनी इज इफ द कंपनी इज एनिमी। देश को अगर रिस्क नहीं है तो कॉर्पोरेट वेल नहीं हटाई जाती है। अगर देश के रिस्क के ऊपर बात आती है, देश की सुरक्षा के ऊपर बात आती है, तो और कोई कंपनी एनिमी कंपनी निकलती है तो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, यह बात बिल्कुल सत्य है कि कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं होती, कंपनी का माइंड नहीं होता, कॉन्शियसनेस नहीं होती, दिमाग नहीं होता, कंपनी दोस्त नहीं होती, फ्रेंड नहीं होता, लेकिन कंपनी इंटेंजिबल होती है ना। और कंपनी नॉन लिविंग होती है, पर उसका करेक्टर जो होता है वो दोस्त और एनिमी हो सकता है, क्योंकि उसको चलाने वाले कौन होंगे, दोस्त होंगे या एनिमी होंगे। ठीक है, राइट, एनिमी कंट्री भी हो सकती है। द कोर्ट में एग्जामिन द करेक्टर ऑफ द पर्सन हु इज रियली एट द हेल्म ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी। जो कंपनी को चला रहा है ना, उसके करेक्टर पर उठाया जा सकता है सवाल कि तुम इंग्लैंड में काम करते हुए भी जर्मन क्यों हो। और तुम ये सोचो कि अगर तुम 15 लोग कंपनी को चला रहे हो तो तुमने एक भी इंग्लैंड का बंदा क्यों नहीं रखा अपनी टीम में? भाई क्रिकेट टीम है, इंडिया में खेल रही है, सारे के सारे प्लेयर किसके हैं, इंग्लैंड के हैं। तो इंडिया वाले, बीसीसीआई वाले कहेंगे नहीं, अबे इंडिया में आके खेल लो, इंडिया में टीम बना रहे हो। भाई शर्म लिहाज के लिए कम से कम थर्ड 15 में से जो बेचारा 13वां पर्सन होता ना सब्स्टिट्यूट, अबे वो तो इंडियन रख लेते कम से कम। सारे इंग्लैंड के रख रहे हो, तो ये गड़बड़ है कि नहीं है? तो लगान पिक्चर में ही तो था, इंग्लैंड वाले इंडिया में आए, इंडिया में राज किया। जब क्रिकेट खेलते थे तो सारे कहां के होते थे, और थे इंडिया में। क्रिकेट इज ए जेंटलमैन गेम। अंग्रेजों को तो है ना लगता था इंडिया वाले गिल्ली डंडा खेलना जानते हैं बस, है ना, लगान पिक्चर में ही था ना। तो वही वाली बात है, इंडिया की धरती पे खेल रहे हो, इंडियन चीजें यूज कर रहे हो, तो भी एक भी इंडियन नहीं है, तो उसका मतलब तुम कौन हो, एनिमी हो तुम, दुश्मन हो, खत्म होगी बात। समझ में भाई अगर? तो ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा लॉ याद करने की आदत डालनी पड़ेगी अपने जीवन में, क्योंकि भैया इंटर और फाइनल के भी पेपर देने हैं। खाली फाउंडेशन करके सीए की डिग्री नहीं मिलने वाली, इंटर और फाइनल के भी पेपर देने हैं। और मैं तुम्हें बता चुका हूं 3-3.5 सब्जेक्ट लॉ के मिलेंगे तुम्हें इंटर में, और फाइनल में 8 में से 5 लॉ के मिलेंगे। इंटर में कितने सब्जेक्ट हैं, 6, फाइनल में 8। अच्छा तुम्हारे उसमें हो जाएंगे, हाँ, तो वो 3 से 4 लॉ के ही हैं, है ना। इंटर में एक लॉ तो है, मैंने बताया, जीएसटी भी लॉ है, इनकम टैक्स भी लॉ है, ऑडिट भी लॉ है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी लॉ है। धन्यवाद। तो लॉ को रटने की, समझने की, लॉ के शब्दों को यूज करने की आदत डालनी पड़ेगी तुम्हें, मैंने बात। जैसे वेल, कॉर्पोरेट, ये लीगल शब्द हैं, ये याद करने की आदत तुम्हें डालनी पड़ेगी, राइट। अब देखो, कई साल पहले एक बहुत ही अमीर आदमी थे, बहुत ही होशियार आदमी, मजा आ गया, केस सुन के मजा आ जाएगा तुम्हें। उनका नाम था सर लगा था तो भाई दिमाग के तो होंगे, सर दिनशॉ मानिक जी पैटेट। उसमें सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं। सर दिनशॉ मानिक जी पैटेट बहुत ही खतरनाक इंसान थे। इनके पास बेतहा पैसा था, बेतहा पैसा। लेकिन जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो पैसे का और लालची भी हो, पैसे का और भूखा भी हो जाता है। अब इन्होंने क्या किया, इनके पास मान लो भैया 1 करोड़ रुपए थे। कितने रुपए थे, 1 कलोल। अब 1 करोड़ रुपए थे, तो इन्होंने देखा कि यार 1 करोड़ रुपए मेरे पास हैंगे, इनको कहीं इन्वेस्ट कर देता हूं, घर में पड़े पड़े क्या होगा, है ना, राइट। तो भैया इन्वेस्ट कर देते हैं, मुर्गी अंडा दे देगी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, भाई कहावत सुनिए तुमने, धीरे धीरे अंडा देगी। तो भाई इसको इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्होंने कहा अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो इन्वेस्ट करने पर जो भी मेरे पास क्या आएगा, रिटर्न आएगा, उस पर लगेगा टैक्स। क्या लगेगा? अब जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूं, उस जमाने पर जो टैक्स था
है ना, वो कंपनी पे भी था और आम आदमी पे भी था। आज भी कंपनी पे भी है और आम आदमी पे भी है। लेकिन जिस जमाने का ये केस है तब ये होता था, जैसे तुम्हें एक बेसिक बात बताता हूँ, हमारे देश में तुम कितने रुपए कमाओ जिसपे हमारी सरकार टैक्स नहीं लेती? नहीं वो गलत है, पढ़ोगे तुम, है ना। 3 लाख। कितने रुपए बाबू? ठीक है ना, वो 7 लाख का दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो 3 लाख कमाओगे तो टैक्स नहीं लगेगी। ये किसके लिए रखा गया? गरीबों के लिए, समझ गए ना। जैसे भैया हमारे बगल में चाय वाले अंकल हैं, कोचिंग के नीचे चाय वाले अंकल है ना। अब चाय वाले अंकल भाई कमा रहे हैं 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए, तुम टैक्स ले लो, अच्छा लगेगा ऐसे? चाय वाले अंकल आत्महत्या कर लेंगे नहीं कर लेंगे? ओ भाई कहेंगे भाई मैं चाय बेच के घर तो चल नहीं रहा, तुम उनसे देश चलवाओगे? तो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला भाई ओ चाय वाले भैया क्या कर ले, डॉली चाय वाले की बात नहीं कर रहा, है ना। डॉली चाय वाले के खिलाफ गोली चाय वाला, पोली चाय वाला, इनकी बात चल रहा है ना। वो तो अमीर आदमी हो गया अब तो, डॉली चाय वाला तो बहुत ही अमीर हो गया अब तो। ठीक है, दुबई में फ्लैट उसने ऑफिस ले लिया, तो जो दुबई में ऑफिस ले ले अमीर ही हो गया फिर तो, है ना। अब बताओ, तो भाई दो बाकी जो चाय वाले हैं बेचारे, वो देश चला लें घर चला लें? घर चला लेना, वही बड़ी बात है। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला तुम्हें क्या नहीं करना, देश नहीं चलाना, तो तुम देश न चलाने के लिए 3 लाख तक टैक्स नहीं देना। लेकिन ये आज के टाइम पर कंपनी पे लागू नहीं होता। जैसे अपनी आरकेजी कंपनी है, आरकेजी कंपनी ने अगर प्रॉफिट दिखाया 1 रुपया तो 30% टैक्स सरकार को देना है। हाँ 30% फिक्स है, 30%। आरकेजी का प्रॉफिट आया 1 करोड़, तो भाई सरकार के कितने हो गए? 30 लाख। 30% किसका हो जाएगा? सरकार का हो जाएगा। ये जो 3 लाख, कोई माफी नहीं थी, कोई माफी नहीं होती कंपनी में आज। लेकिन आज से 100 साल पहले यही माफी किसको मिलती थी? कंपनी को भी मिलती थी, जब ये केस लॉ था। तो उस टाइम पर कंपनी ऑल्सो इंजॉय द टैक्स एब्जम्पशन ऑफ, मैं अमाउंट आज का ले रहा हूं ताकि तुम्हारी खुपड़ी में बात रहे, ना। कितने रुपए? 3 लाख। कंपनी को भी एग्जम्पशन का मजा मिलेगा। दिनशो मानिक जी कह रहे हैं भाई अगर मैंने 1 करोड़ रुपए लगा दिए, बाबू सुनना ध्यान से, 1 करोड़ रुपए, वो भाई वो मेरा अनमोल रतन सुनना है मेरी बात, नहीं सुनता? अगर मैंने 1 करोड़ रुपए लगा दिए और मुझे मान लो 12% का रिटर्न आया, कितने रुपए आए? 12 लाख। तो मुझे माफी कितनी मिलेगी? 3 लाख। और बाकी कितने बचे? 9 लाख। 9 लाख पे क्या देना पड़ेगा? 30% टैक्स देना पड़ेगा, है ना। 9 लाख पर तो 2,27,000 का टैक्स हो गया। अब भाई जो अमीर आदमी होता है ना, वो ये सोचता है ये 2.5 लाख भी क्यों दूं मैं सरकार को 2.5 लाख रुपए। तो दिनशो मानिक जी ने क्या किया? दिनशो मानिक जी ने बोला अब मैं बहुत ही तगड़ा काम करता हूं। उन्होंने बनाई 3 कंपनी, डी लिमिटेड 1, डी लिमिटेड 2, डी लिमिटेड 3 और डी लिमिटेड 4, 4 कंपनी बनाई। इन चारों कंपनी में कितने रुपए दे दिए? 1 करोड़ थे ना, 25-25 लाख रुपए कैपिटल डाल दी और एंट्री डाल दी कैश टू कैपिटल कितनी? 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख और 25 लाख। समझ गए खेल? हाँ क्यों नहीं बना लेगा भाई, क्या दिक्कत है? रिलायंस ने नहीं बना रखा? क्यों नहीं बना रखा? क्यों नहीं बनाने देंगे? तुमने लॉ बना ली क्या? बिना पढ़े काहे पैसे उड़ाता है? बिना पढ़े। पर रिलायंस की पता कितनी कंपनी है? 100 से ज्यादा कंपनी है। हाँ तो पर्पस दिखा तो रहे कि मैंने, ये वो बात है। हाँ वो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। वो सब छोड़ो, उसने 4 कंपनी बना दी, बात खत्म हो गई, है ना। कंपनी भैया कुछ कंपनी प्राइवेट कंपनी बना दी है ना, 20,000 में कंपनी बनती है, 20,000 रुपये में। आरकेजी प्राइवेट में 20,000 में, आरकेजी के बाद बना दो पीकेजी प्राइवेट, एकेजी प्राइवेट, बनती चली जाएंगी, क्या दिक्कत है? कंपनी बनाने में कोई दिक्कत थोड़ी है। शेल कंपनी बनाने, शेल कंपनी क्या होती है? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाई जाती है ना। तो रिलायंस की जो बिजनेस करने वाली कंपनी है वही कम से कम हजारों कंपनी है, और सब्सिडरी कंपनी भी सॉरी सब्सिडरी कंपनी। रिलायंस जियो क्या है? रिलायंस जियो इज द सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। बताओ जस्ट डायल क्या है? जस्ट डायल इज द सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, है कि नहीं बात? टाटास की सोयो कंपनी है ना। तो 4 कंपनी क्या, जब सोयो कंपनी बन रही है तो अब दिनशो मानिक जी ने 1 करोड़ रुपए किसको दे दिए? चारों को दे दिए। अब ये 25 लाख रुपए क्या कर दिए गए? डोनेट नहीं भैया, पागल थोड़ी वो आदमी। जब इन्वेस्टमेंट कर दिया चारों कंपनी में, तो चारों कंपनी में मान लो 12-12% का क्या आ रहा है?
रिटर्न, चलो मान लो 12 छोड़ो, 10% का रिटर्न आ रहा है, तो कितना रिटर्न आया? 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, और 2.5 लाख का क्या आ रहा है? डिविडेंड और ब्याज आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? अब जब 2.5 लाख रुपए इनको ब्याज में मिल रहे हैं, तो बताओ ये तो कैपिटल हो गई, ये इंटरेस्ट हो गया। कितने रुपए की माफी होती है? 3 लाख। तो 2.5 लाख क्या हो गए? टैक्स फ्री। 2.5 लाख क्या हो गए? टैक्स फ्री। 2.5 लाख क्या हो गए? टैक्स फ्री। 2.5 लाख क्या हो गए बाबू? हो गए कि नहीं हो गए? अरे नहीं भाई नहीं, अरे तुम अपने लॉ मत बनाओ भाई, पागल हो जाएगी दुनिया, है ना। मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा और आत्महत्या कर लेंगे पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग। ठीक है, माफ हो गए नहीं हो गए? बोलो भाई। ये था मामला। अब हुआ क्या होगा बताओ? अब तो तुम महारथियों समझ गए हुआ क्या होगा? क्या हुआ होगा? अरे भाई सिंपल ये बताओ, इनकम टैक्स वालों ने जब केस किया तो इनकम टैक्स वालों ने बोला D1, D2, D3 बनाने का पर्पस सिर्फ यही था कि टैक्स की चोरी, टैक्स की अवॉइडेंस, टैक्स की इवेजन। जब बात कोर्ट पे पहुंची तो जज ने ये बोला दिनचो मानी जी से, कैश टू कैपिटल आ गई, कैश टू इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, कंपनी का धंधा बता, कंपनी धंधा क्या करती है? तो मैं कह रहा हूँ 2 एंट्री के अलावा और क्या करते हो? दिनचो मानिक जी के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि उन्होंने कंपनी जो बनाई तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। भाई आरकेजी कंपनी बनी तो उसके ऑब्जेक्टिव में लिख दिया टीचिंग, है ना, टीचिंग सर्विस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरकेजी। तो कंपनी में अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव लिखा हो किसने? दिनचो मानिक जी ने, तो दिनचो मानिक जी को जज ने ये बोला कि कंपनी का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसमें से 2 एंट्री हुई है, एक तो कैश टू कैपिटल और दूसरी ब्याज की, और ब्याज को भी तुमने क्या करा लिया? टैक्स फ्री करा लिया। तो जज ने बोला अगर मैं इन चारों कंपनी में से लिमिटेड वर्ड को डिलीट कर दूं, लिमिटेड वर्ड को डिलीट कर दूं, लिमिटेड वर्ड को डिलीट कर दूं, लिमिटेड वर्ड डिलीट करते कौन है पीछे? दिनचो। तो ये 10 लाख रुपए किसकी इनकम है? दिनचो की। तो दिनचो को क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, और 2.5 की माफी मिलेगी, 7.5 पे तो तुझे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो जज ने डिसीजन, हाँ शेल कंपनी बना दी ना। ठीक है, डिसीजन क्या आया? कॉर्पोरेट विल लिफ्ट किया टू डिटरमाइन दैट, हाँ हाँ, तो दिनचो मानी जी टैक्स भरेंगे नहीं। अगर 2.5 पे टैक्स ना देता वो, इन 2.5 पे टैक्स नहीं, तो कंपनी है किसकी? दिनचो मानिक जी की तो है, 99% वही शेयर होल्डर है। ठीक है ना, राइट। तो जो पूरे 10 लाख पे टैक्स माफ नहीं हो गया? हाँ नहीं, तुम्हारे पास आएगा ही क्यों? कंपनी के पास रहेगा। तो तुम कंपनी के तरफ से खर्चा करके करोगे ना। अब जैसे मान लो कंपनी की तरफ से खर्चा कैसे होता है, मान लो आरकेजी कहने लगे कि हम आरकेजी के नाम पर एक गाड़ी खरीदेंगे जिसका इस्तेमाल आरकेजी के डायरेक्टर करेंगे। डायरेक्टर कौन हो गया? मैं और पराग सर। तो अब ये 2.5 लाख रुपए अगर आरकेजी के हैं तो गाड़ी खरीद ली 2.5 लाख रुपए की, है ना, राइट। गाड़ी खरीद ली इन 10 लाख रुपए की। कौन इस्तेमाल कर रहा है? डायरेक्टर। क्या बुराई? अब मुकेश अंबानी जो गाड़ी चला रहे होंगे, मुकेश अंबानी की जरूरत थोड़ी पर्सनल हो, किसकी होगी? रिलायंस की होगी। क्या दिक्कत है? रिलायंस दे रहा है अपने डायरेक्टर को, और होता भी है, गाड़ी बंगला सब मिलता है कंपनी की तरफ से। समझ आ गया? तो ये पैसा कौन, किस पे टैक्स कौन भरेगा? दिनचो मानिक जी। समझ गए? अब ये इनकम किसकी मानी गई? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल एंड 10 लाख रुपीज इज इनकम ऑफ दिनचो मानिक जी पैटेड नॉट ऑफ द कंपनी। अब दिनचो मानिक जी क्या करेंगे? 10 लाख पर टैक्स भरना पड़ेगा, पकड़ेगा। ये लिखा केस, हाँ वही मतलब ये लिखी बात। टू प्रोटेक्ट द टैक्स, टैक्स को बचाने के लिए भी कॉर्पोरेट विल हटाया जाता है। अगर कोई बंदा चोरी करते हुए टैक्स को, है ना, बेईमानी करते हुए पकड़ा गया तो कॉर्पोरेट वेल हटाकर जो लोग पीछे टैक्स की चोरी में इन्वॉल्व होंगे उनसे टैक्स वसूला जाएगा। ये लिखी बात। इट वॉज हेल्ड दैट कंपनी वॉज नॉट एन जेन्युइन कंपनी। जो 4 कंपनी बनाई दिनचो मानिक जी ने, वो जेन्युइन कंपनी थी। बस क्यों बनाई गई? ताकि उसका सेपरेट लीगल एंटिटी का इस्तेमाल करके क्या किया जा सके?
टैक्स बचाया जा सके डिविडेंड के ऊपर और ब्याज के ऊपर, जो दिनशॉ मानिक जी ने किया। सो ही ओपन सम कंपनी, ये लिखी बात, ही कौन? दिनशॉ मानिक जी। दिनशॉ मानिक जी ओपन सम कंपनी एंड परचेज द शेयर इन एक्सचेंज ऑफ द इनकम बाय द वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तो कितने रुपए मिल रहे थे उनको? डिविडेंड और इंटरेस्ट के। द इनकम वॉज ट्रांसफर्ड बैक टू द लोन। और वो कंपनी से क्या ले लिया करते थे? 2.5 लाख का लोन ले लिया या गाड़ी ले ली। कोर्ट ने ये लिखा है एग्जाम में, कोर्ट डिसाइड दैट प्राइवेट कंपनी वर अ शैम, शैम मतलब फेक, एंड कॉर्पोरेट वे लिफ्टेड टू डिसाइड द रियल ओनर ऑफ द इनकम। तो रियल ओनर ऑफ द इनकम किसकी थी? बोलो, दिनशॉ मानिक जी। समझ गए? तो ये केस लॉ था जो मैंने तुम्हें डायग्राम बना के समझा दिया। एग्जाम में ऐसा बना भी सकते हैं। अगला देखेंगे सर, बहुत ही मजेदार बात। दोनों केस समझ गए? कोई भी आएगा एग्जाम में और डायरेक्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, निकम्मो कैसे आएगा? केस लॉ बन के आएगा। कैसे आएगा? केस लॉ बन के आएगा, है ना? कि मिस्टर एक्स थे, उन्होंने 3-4 कंपनी खोली और ऐसे ऐसे किया, तो समझ जाना, अरे ये तो दिनशॉ मानिक जी वाला पूछ रहा है, तो केस का नाम लिख के डिसाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ एग्जाम का क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगला केस लॉ समझाता है, उसका केस लॉ का नाम नहीं बताता है। दिनशॉ मानिक जी पैटेंट, हाँ उसी के नाम पे केस था। अब सुनना ध्यान से, अब बताता हूँ अगले केस का क्वेश्चन बना के बताता हूँ कैसे आएगा एग्जाम में। सब ब्लू लाइन नहीं है, सब कुछ लिखना है भाई, हाँ सब रटना है। हाँ इतना रटूंगा तो इतना याद रहेगा और वहाँ इतना लिख पाऊंगा, तो इतने ही नंबर मिलते हैं जितना है सब। नेगेटिव मार्किंग जो नहीं, वो पहले नेगेटिव में पहुंच जाते हैं बच्चे। सुनो इधर, लेकिन लीगल लैंग्वेज होनी चाहिए ना। कुछ नहीं देते आईसीए वाले, कुछ ही तो नहीं देते। सेक्शंस हो गए, केस लॉ हो गए, हाँ मतलब जो भी, हाँ पास हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, पास तो हो जाता है, ढंग से लिखोगे तो नंबर भी अच्छे आते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। पिछली बार मैं बता ना, एक बच्चे ने पिछले अटेम्प्ट में बच्चे ने 85 का अटेम्प्ट किया, उसके 70 आ गए, है ना, क्योंकि उससे सब कुछ, वो कई बच्चे होते हैं ना जो रटने में बिल्कुल माहिर होते हैं, तो उसने लीगल लैंग्वेज बिल्कुल प्रॉपर रटी हुई थी, है ना, प्रॉपर रटी हुई थी। सुनो इधर भाई, ओ भाई फिर टाइम निकल जाएगा। सुनो, अब भाई एक कंपनी है ना, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा सुनना ध्यान से, उसको मैं डायग्राम फॉर्म में बनाता हूं। देयर इज अ कंपनी एक्स लिमिटेड, ठीक है, ऐसे कंपनी बनी होगी एग्जाम में। ये जो मैं बना रहा हूं ये थ्योरी में लिखा होगा। इन इट्स बैलेंस शीट, चलो पीएनएल करते हैं। इन इट्स पीएनएल, बैलेंस शीट में उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा था, ऐसे लिखा होगा। एंड सडनली आफ्टर फ्यू ईयर्स द कंपनी गॉट 100 करोड़ रुपीज एज इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। दिस इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज एलिजिबल फॉर बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। किसके लिए था? ये लिखा होगा एग्जाम में। अब भैया नेट प्रॉफिट भी कितना आ गया, मान लो 100 करोड़ आ गया, बाकी मान लो 10 करोड़ रुपए उनका टर्नओवर था, तो 110 करोड़ रुपए आ गया, राइट। अब उन्होंने देखा कि पहले हम बोनस बांटते थे, मान लो 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, अब बोनस पे कितने बांटना पड़ेगा? 100 करोड़ का बोनस बांटना पड़ेगा। तो कौन नाच रहा था? शेयर होल्डर ने, एम्प्लॉय। बोनस इसको दिया जाता है एम्प्लॉय को, कि दिवाली बोनस मिलेगा, एम्प्लॉय नाच रहे हैं, लेट लेट के मजा आ गया भाई। पिछली बार तो 1 करोड़ रुपए मिलते थे, अब जिसको 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं 10 गुना हो गया ना, उसको कितने मिलेंगे? 10 करोड़ रुपए, है कि नहीं बात, राइट। अब मान लो 10 ही शेयर होल्डर हो कंपनी के, तो पहले 10 करोड़ रुपए एक एक को मिलते थे, तो 1-1 करोड़ आता था। अब 100 करोड़ एक को मिलेंगे तो कितने आएंगे? 10 करोड़ आएंगे। तो सारे के सारे इंप्लॉय नाच रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब कंपनी के जो डायरेक्टर थे वो कहने लगे, भाई ये क्या लोचा हो गया, एकदम से इतनी बड़ी इनकम आ गई और इंप्लॉय को बोनस बांटना पड़ेगा, तो इंप्लॉय तो खुश में पागल हो रहे हैं, है ना। 10 साल का बोनस एक साथ मिल जाएगा। रातों रात कंपनी ने क्या किया? रातों रात कंपनी ने एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम था वाई बच्चा लिमिटेड। क्या नाम था? बोलो बाबू। बच्चा लिमिटेड। बच्चा लिमिटेड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो एक्स कंपनी की क्या थी? बच्चा थी। अब बात आती है सर बच्चा कंपनी कौन सी होती है?
अगर कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करती है, तो जो दूसरी कंपनी है वो क्या है? बच्चा कंपनी। और जिसने होल्ड कर रखे हैं वो क्या है? पेरेंट, यानी पापा कंपनी है वो। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री पापा कंपनी है, जिसने मोर देन 50% शेयर होल्ड कर रखे किसके? जियो के। तो रिलायंस जियो क्या हो गई? बच्चा कंपनी। और रिलायंस इंडस्ट्री क्या हो गई? बोलो रे, पापा कंपनी। बात समझ में? तो पता लगा एक्स लिमिटेड ने बच्चा लिमिटेड के मोर देन 50 छोड़ो 100% शेयर होल्ड कर रखे थे। कितने? 100% बच्चा कंपनी होगी नहीं होगी? फिर इन्होंने रातों रात ये 100 करोड़ रुपए यहां ट्रांसफर कर दिए बच्चा लिमिटेड क्रेडिट में, 100 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट। और फिर अगले दिन एम्प्लॉय, क्यों बच्चे को दे नहीं सकते पैसा? बाप ने बच्चे को पैसे नहीं सकता? मतलब तुम्हारे खाते में अगर तुम्हारे पापा पैसे डाल दें तुम्हें बिना बताए, तो पड़ोसी ये बोलता है कि ऐसे कैसे कर दिया तूने अपने बच्चे के नाम पे ट्रांसफर? फिर गाय मैं छुड़ाता रहता और कुछ नहीं, है ना? तुम्हारे दादा के पापा ने वसीयत में तुम्हारे दादा का तुम्हारे पापा का नाम ऐसे कैसे लिख दिया वसीयत में? ना पड़ोसी का लिखना चाहिए था, है कि नहीं? बात कर दिया ट्रांसफर। अब क्या बोला गया? एम्प्लॉय को यह बताया गया कि दिस इज द इनकम ऑफ बच्चा लिमिटेड, 100 करोड़ इज नॉट द इनकम ऑफ एक्स लिमिटेड, देयरफॉर नो बोनस टू एक्स लिमिटेड एम्प्लॉय। 1 करोड़ मिलेगा। हाँ, 100 करोड़ रुपए इज द इनकम ऑफ बच्चा लिमिटेड, देयरफॉर दिस इज एलिजिबल फॉर द बोनस ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ बच्चा लिमिटेड। बच्चा लिमिटेड कोई एम्प्लॉय थे ही नहीं, क्योंकि वो तो रात को ही तो बनाई थी कंपनी। वो तो एक दिन लगता है, एक दिन कुछ ही घंटे लगते हैं कंपनी बनने में, रात को ही तो कंपनी बनाई थी। तो अगर रात को कंपनी बनाई तो उसके कोई एम्प्लॉय नहीं होंगे, और एम्प्लॉय नहीं होंगे तो 100 के 100 करोड़ रुपए जब शेयर होल्डर में बांट, क्या कहते हैं, एम्प्लॉय में बांटने, तो सारा पैसा किसका हो गया? बच्चा लिमिटेड का। इस्तेमाल कर लेगी पापा इस्तेमाल कर लेंगे जैसे मर्जी करना होगा। बात समझ में आ गई ना? अब बताओ ये बात किसको बुरी लगी होगी? भाई 100 करोड़ का मामला है, कोई पागल थोड़ी है। एम्प्लॉय स्यू ऑन एक्स लिमिटेड फॉर द बोनस। समझ गए फैक्ट? डिसीजन बोलो। अब ये क्वेश्चन बन गया एग्जाम में। अब जो मैंने डायग्राम बना के बनाया एग्जाम में क्वेश्चन थ्योरी में आ जाएगा। मतलब इस बात को लिखकर तुम्हें बोल देंगे, डिसाइड द केस एज पर कंपनीज एक्ट 2013। डिसीजन तो बता दो निकम्मो। बस बात खत्म। जज ने ये बोला, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बच्चा लिमिटेड? नो ऑब्जेक्टिव। बच्चा लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड ओनली टू रिसीव द 100 करोड़ इंटरेस्ट। उसका कोई क्या नहीं था? उद्देश्य नहीं था, उसका कोई बिजनेस नहीं था, उसका कोई उद्देश्य नहीं था। देयर इज ओनली वन ट्रांजेक्शन। रिंशॉ के पास तो फिर भी 2 थी, इनके पास एक ही ट्रांजेक्शन थी, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्याज। किससे? वो भी एक्स लिमिटेड से, और कुछ नहीं। तो जज साहब कह रहे पूरे के पूरे साल में एक ही ट्रांजेक्शन करी तुमने, तो बच्चा लिमिटेड बनाई क्यों है? सिर्फ ये वाली लाइबिलिटी को यहां ट्रांसफर कर देना, और कुछ नहीं। तो जज ने क्या बोला? अगर मैं बच्चा लिमिटेड में से बच्चा वर्ड लिमिटेड वर्ड काट दूं, तो ये बच्चा कॉर्पोरेट वेल से हट जाएगा, पर्दा हट जाएगा। तो ये बच्चा किसका माना जाएगा? कानून का नहीं, ये बच्चा माना जाएगा एक्स का। कॉर्पोरेट वेल में से अगर वेल काट दूं तो कॉर्पोरेट का बच्चा रहा ही नहीं, फिर तो कानून का बच्चा नहीं रहा ना। किसका बच्चा रहा? वो एक्स का। तो जज ने बोला कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करो, और अब इसको डिलीट कर ये दोनों पीएनएल मर्ज कर दो। जज साहब ने दोनों पीएनएल क्या कर दिए बाबू? मर्ज कर दिए। अब जज साहब कहने लगे 100 करोड़ यहां दिखा दे, 100 करोड़ नीचे दिखा दे, पीएनएल तो एक्स लिमिटेड का ही है। तो बच्चा लिमिटेड वर्ड काटते पीएनएल मर्ज हो गया। कौन जीत गया? एम्प्लॉय जीत गया। अब वो एम्प्लॉय पता कौन थे? ये एम्प्लॉय, वर्कमैन एम्प्लॉय इन एरियल एसोसिएट
शॉर्ट में ऐसे याद कर लेंगे, ARIL, एम्प्लॉय ऑफ एरियल वर्सेस एरियल, ये केस का नाम हुआ। एरियल कंपनी के एम्प्लॉय ने एरियल पे केस किया। अब एरियल की फुल फॉर्म लिखनी पड़ेगी। ए से क्या बनेगा, एसोसिएट रबड़ इंडस्ट्री लिमिटेड, भावनगर, गुजरात के ऐसे है ना, वर्सेस ARIL, भावनगर, एम्प्लॉय ऑफ एरियल वर्सेस एरियल, ऐसे याद कर लेंगे शॉर्ट में। कंपनी वॉज फॉर्म टू यूज द डिवाइस टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पेड बाय द वे ऑफ बोनस। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वेल टू लुक इनटू द रियल ट्रांजैक्शन। खेल खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वेल लिफ्ट की और बात खत्म कर दी। समझ में आ गया भाई? बोलो रे। फिर तुम्हें क्या लिखना है, यही आंसर लिखना है। हाँ, डायरेक्ट केस लॉ लिखकर नीचे आंसर लिख देना है कि एम्प्लॉय ऑफ द एक्स लिमिटेड, है ना। नहीं 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 नहीं, नंबर 1 नंबर 2 कुछ नहीं करना, सिर्फ नाम लिखना है। एज पर द डिसाइडेड केस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ एरियल वर्सेज एरियल, ऐसे करके बस। ठीक है, बता दूंगा कैसे कैसे लिखना है, कुछ क्वेश्चन लिख के भी दिखाऊंगा, चिंता मत करो ना। अब देखो अगली बात, एक कंपनी है भाई ओला लिमिटेड, क्या चलाती है, कैब चलाती है। ठीक है भैया, कैब बुक करी, रूम 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 करके चले गए। ओला लिमिटेड के ड्राइवर्स इतने खतरनाक थे, कहीं भी चलाते थे गाड़ी, किसी भी इंसान के ऊपर चढ़ा देते थे गाड़ी। तुम्हें जाना था सेक्टर 18, वो छोड़ा है ममूरा चौक, कहीं भी किसी को भी उतार दिया करते थे। उनके खिलाफ बहुत शिकायत चल रही थी, चोरी चकारी करते, बेईमानी करते। तो पता लगा गवर्नमेंट ने ओला लिमिटेड की जितनी भी गाड़ियां थे उनके सबके रजिस्ट्रेशन क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। भाई इनको चलाने का ही नहीं है, सस्पेंड कर दो। अब इतनी गाड़ियां अगर बेकार हो जाएंगी तो करोड़ों का नुकसान है। ओला लिमिटेड ने क्या किया, एक दूसरी कंपनी बनाई जिसका नाम था गोला लिमिटेड ना, गोला लिमिटेड। और अपनी जितनी भी गाड़ियां थी वो क्या करी, गोला लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी। यानी अब वो गाड़ियां किसकी हो गई, गोला। फिर गोला को भेजा कहां पर, ऑफिस, आरटीओ ऑफिस तो जाओगे, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस, कि इन गाड़ियों के लाइसेंस, इन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन फिर से क्या कर दिया, जिंदा कर दिए जाए, ताकि ये गाड़ियां सड़क पर चल सके। ठीक है, इंग्लैंड में आरटीओ ऑफिस को बोलते हैं बीटीसी, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। क्या बोलते हैं, यानी इंडिया में क्या बोलते हैं ना, आरटीओ, तो इंग्लैंड में बीटीसी बोलते हैं। अब गोला ने अप्लाई कर दिए फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कार, लेकिन गोला एक बात नहीं जानता था कि जिस कार का तुम रजिस्ट्रेशन कराने फिर से जा रहे हो, उन कार के जो चेसिस नंबर है, उन कार के जो नंबर है वो थोड़ी बदल जाएंगे। तो कार का एक नंबर होता है, चेसिस नंबर बोलते हैं उसे, तो कार का चेसिस नंबर थोड़ी बदल जाता है। समझ रहे हो बात को? तुम कार नंबर भी नहीं बदल सकते। जैसे अपने यहाँ यूपी में चलता है यूपी 14, नोएडा में चलता है यूपी 16, है ना, राइट। तो ऐसे नंबर नहीं बदल सकते। और कार का खुद का जो नंबर होता है, चेसिस नंबर बोलते हैं, वो भी नहीं बदल सकते। तो ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन ने देखा कि इनके जो चेसिस नंबर है, भाई री रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो नया नंबर मिलेगा, लेकिन कार का जो अपना खुद का नंबर होता है, जिसे बोलते हैं चेसिस नंबर, क्या बोलते हैं बाबू, चेसिस नंबर, जिसको डाल के ये पता लग जाएगा तुम्हें कि ये कब बनी थी, कहां बनी थी, है कि नहीं बात, राइट। तो इसे बोल, एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग नंबर बोल दो। ये थोड़ी बदल दोगे कार का, तो ये नहीं बदला जा सकता कभी भी। तो जब चेसिस नंबर से पता लगा तो इसका मतलब वो कार किसकी थी, ओला की थी। बीटीसी ने उनको रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया कि तुम तो भैया क्या करके आए हो, धोखा करके आए, तुम तो नाम बदल के आ गए, है ना, ओला का गोला बन के आ गए तुम तो जब ये बात कोर्ट में पहुंची तो जज ने क्या बोला, जज ने क्या डिसाइड किया, अगर गोला में से लिमिटेड वर्ड काट दूं तो गोला इज ओला, है ना। और ओला ने भी क्या किया था, एक अपनी सब्सिडरी कंपनी बनाई थी, 100% बच्चा कंपनी। बच्चा कंपनी को बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। क्या बोलते हैं बाबू,
और रिलायंस को क्या बोलेंगे? होल्डिंग कंपनी। पेरेंट कंपनी तो आम आदमी का वर्ड है, कानून में क्या बोला जाता है? होल्डिंग। और रिलायंस जियो को क्या बोलेंगे? बच्चा कंपनी। बच्चा मतलब सब्सिडी। बात समझ में आ रही है ना? बेच नहीं सकते ना, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है ना, राइट? तो ये तो कह रहा हूं। अब ये भी उड़ाने लगा काहे भैंस। अगर ऐसा करते तो क्या हो जाता? तो तुम इन्हें सलाह मत दो, ये जिंदा नहीं है इनमें से कोई भी। अब ना ओला, मतलब ना वो कंपनी जिंदा है, ना हम बीटीसी के पास है, ना गोला जिंदा है, ना ओला के डायरेक्टर जिंदा है। ये सब 100 साल पुराने केस हैं, तो सलाह देने की जरूरत है? अभी के केस इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि कईयों का तो केस डिसीजन पेंडिंग है, ठीक है? और अभी के जो केस पढ़ोगे तुम वो पढ़ोगे सीए फाइनल में। अभी पहले तुम पुराने समझने में ही अपनी टांग अड़ा रहे हो। तो अभी के केस में तो तुम पागल हो जाओगे, लड़ने पहुंच जाओगे तुम तो दिल्ली। चल दिल्ली हाई कोर्ट बताऊं, है कि नहीं बात? केस का नाम आया मर्चेंटाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस बीटीसी। तो ये मर्चेंटाइज ट्रांसपोर्ट का नाम मैंने तुम्हें समझाने के लिए क्या रख दिया? ओला। केस पढ़ो। ओला कंपनी wants to obtain the license of vehicle but could not be applied in own name। अपने नाम से अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उनको लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए थे। उन्होंने एक सब्सिडरी कंपनी फॉर्म करी, क्या? गोला। और उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया इन द नेम ऑफ सब्सिडरी। गोला के नाम पर ही मुझे कार का क्या कर दो? रजिस्ट्रेशन दे दो। व्हीकल वर टू बी ट्रांसफर्ड इन द सब्सिडरी कंपनी, और व्हीकल भी किसको ट्रांसफर कर दिए? गोला को। जज ने क्या बोला? पेरेंट ओला एंड द गोला वर वन कमर्शियल यूनिट। तो लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया गया। यानी कि तुम कंपनी का कॉर्पोरेट वेल पहन के अपनी आइडेंटिटी नहीं बदल सकते। कॉर्पोरेट वेल हटाया जाएगा और पीछे जो लोग हैं उसी को ही सत्य माना जाएगा। वो कर लिया सोलोमन ने, और सोलोमन बच भी गया, सोलोमन के मजे भी आ गए, एक अलग मुद्दा है। लेकिन उसके जैसे काम अलग अलग बिजनेस में करोगे तो पकड़े जाओगे। तो सोलोमन वाले तो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कौन हो गया? सोलोमन। ये क्या बना दिया? सोलोमन लिमिटेड। और मजा ले लो। जज ने कहा ऐसा नहीं होता, एक हो तुम। वो आत्मा को बुलाना जज की। हाँ और क्या। एक काम करना, मोमबत्ती जलाना, उंगली से उंगली लगवाना, है ना, कब्रिस्तान में जाके, और फिर बुलाना भाई तुम किसको? ना ना ना, मैं उसका नाम भी बता दे रहा हूँ भैया को। भाई फिर तुम बुलाना इसको, इनको बुलाना तुम्हें, मैक नॉगिंटन। ओ भाई समझे दोनों भैया? दिमाग लगा, इनको बुला लेना और फिर इनसे पूछ लेना भाई तुमने ये डिसीजन क्यों दिया, कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं तो तुम्हें वही पढ़ा पाऊंगा जो लिखा है और जो एग्जाम में आएगा। जो लिखा है, जो सत्य है, जो कानून की किताबों में लिख दिया गया है। इंग्लैंड में भी यही लोग पढ़ रहे हैं और इंडिया में भी यही लोग पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में, हर जगह तब यही लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? हाँ सेम लॉ है, सेम लॉ है। तो मैं तो वही पढ़ा पाऊंगा क्योंकि एग्जाम में भी क्या आएगा? ओ भाई तन्मय, एग्जाम में भी क्या आएगा? यही आएगा। पहले एग्जाम पास कर लेना, फिर गोले गोले मोमबत्ती बना के मंत्र मंत्र फूक के बुलाना, है ना? नॉट इन गन सर को, है ना? नहीं हुआ भाई, कैसे ऐसा हो गया? अभी तो वक्त, रात बाकी, वही वाला डायलॉग है। अगला भैया, अगला केस लो। एक तुमने देखा होगा जैसे कई लोग ना कार मॉडिफाई करते हैं ना, कार खरीद लेंगे, उससे क्या करा लेंगे? मॉडिफाई करा लेंगे। पर मॉडिफाई करने वाला भी तो होना चाहिए ना। इंडिया में कौन कार मॉडिफाई करता है ना? जैसे कई बार लोग कहते हैं इंडिया में कोई कार डीसी करके कोई बंदा है ना। तो मान लो भैया कार मॉडिफिकेशन, एक बंदा था बहुत तगड़ी कार मॉडिफिकेशन करता था इंग्लैंड के अंदर, उसका नाम था गिलफोर्ड। क्या नाम था? गिलफोर्ड मोटर्स। बहुत तगड़ा कार मॉडिफाई, मतलब इंग्लैंड के तो छोड़ो, इंग्लैंड के बाहर के लोग भी उसे बुलाते थे, भाई हमारी कार को मॉडिफाई कर दे। ऐसी फॉर्मूला 1 टाइप की कार बना देगा, स्विफ्ट मारुति 800 को भी ऐसा लगेगा पता नहीं क्या ही बना दिया। अब गिलफोर्ड मोटर कई सालों से काम कर रहा, पैसा बहुत कमाया, ठीक है। अब गिलफोर्ड मोटर के पास एक कंपनी पहुंची, उन्होंने भाई
गिलफोर्ड मोटर ना, वो नहीं, वो उस बंदे का नाम था हॉर्न। क्या नाम था? हॉर्न। गिलफोर्ड मोटर ने हॉर्न को ये बोला कि या तो हमारे लिए काम करना शुरू कर दे या फिर अपने नाम को हमारे पास हमें बेच दे। बोल। गिलफोर्ड मोटर कह रहा पता है कहां कहां से लोग आते हैं मेरे पास काम कराने, तो मेरे को जानता भी नहीं। गिलफोर्ड मोटर ने बोला हमें को जानता नहीं, पर हमारे पास इतना पैसा जितना तू जिंदगी में कमा नहीं पाएगा। पैसा बोल। ठीक है। हॉर्न को डील पसंद आई और मुंह मांगा पैसा मिला। गिलफोर्ड मोटर ने वो डाला हुआ ना, ये ले पकड़ ब्लैंक चेक, जितने तेरी खोपड़ी में जीरो हो ना एक के बाद वो सब लगा लियो, और साइन करके दे दिए। लेकिन आज के बाद ये ध्यान रखियो, तेरे जितने भी ग्राहक हैं, तेरी जितनी भी यूनिट है, तेरे जितनी भी ब्रांचेस हैं, और तेरे नाम से जो भी वर्कर मॉडिफायर काम कर रहे हैं, वो सब गिलफोर्ड मोटर के होंगे आज के बाद। डील को हाँ बोल दिया। हॉर्न को लगा जिंदगी में काम कर करके भी इतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा जितना एक झटके में। बात समझ में आई? अब पता क्या होता है, इतना पैसा आ जाए ना फिर भी आदमी बोर हो जाता है, क्योंकि पैसे को थोड़ी खाओगे, पूरी दुनिया भी घूम लोगे फिर भी क्या हो जाओगे। पेट तो भैया इंडिया वालों का रोटी और अरहर की दाल से भरेगा, है ना। पास्ता कितना ही खा लो, है ना, ब्रेड भी कितनी खा लो, पेट तो रोटी से ही भरेगा ना। अपनी बॉडी को आदत ही किसकी है? दाल चावल की ही। ठीक है। अब वो, और फिर दिमाग में बोरियत भी, कितनी पिक्चर देख लोगे, क्या कर लोगे, तो दिमाग में बोरियत। अब गिलफोर्ड मोटर का ना, जो आदमी कलाकार होता है ना, उसके दिमाग में, उसके हाथ में क्या खुजली रहती है? कलाकार की। जैसे मुझे कोई कहता ना कि छुट्टी पे चला 2 महीने, तो मैं पागल हो जाऊंगा। क्यों? क्यों बोलो? घूमने की आदत नहीं है, पढ़ाने की आदत है। तो जब तक पढ़ाऊंगा नहीं तो क्या नहीं होगा? हाँ, आत्मा को ना तसल्ली नहीं मिलती। आत्मा को ऐसा लगता है जीवन क्या कर रहा हूं, व्यर्थ कर रहा हूं। मतलब तो किसी को भी पकड़ लेता हूं मैं, वो घर वालों को भी पकड़ लिया, तो घर वाले बोल रहा है हमें क्यों बता रहा है बात है। अब घर वालों को पढ़ाने लगूं, दिन चौमानी जी हमें क्यों बता रहा है, समझाई ना बात। तो हाथ में खुजली रहती है ना, हाथ में खुजली रहती है। अब एक्टर को कह दो एक्टिंग नहीं करनी, सिंगर को कह दो गाना नहीं गाना, है ना, तो खुजली रहती है। गिलफोर्ड मोटर के हाथ में वही खुजली थी, हॉर्न के हाथ में। हॉर्न कह रहा है यार ये बोर होगा जिंदगी में भाई, 1 साल होगा 2 साल होगा क्या नहीं कर रहा मैं, काम नहीं कर रहा, बोर होगा, पैसे खाऊं क्या, करूं क्या इसका मैं, बिल्कुल बोर जिंदगी बेचारा, घर में पड़े पड़े बोर, मोटा भी होगा बेचारा, गाल भी फूल के, बर्गर खा रहा है, कुछ बोर जिंदगी। गिलफोर्ड मोटर ने बोला यार मजा नहीं आ रहा जीवन में, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, पहले 100 कार मॉडिफाई करता था अब 10 करूंगा, लेकिन ग्राहक भी तो चाहिए। तो गिलफोर्ड मोटर, तो हॉर्न ने क्या किया, कंपनी बनाई एच लिमिटेड। क्या कंपनी बनाई? और एच लिमिटेड ने कॉल करना शुरू किया किसको? उन कस्टमर्स को जिनको वो जानता था। शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ेगी ना। ठीक है। अब कैसे करता था वो, समझे कैसे करता था? मुंह पे कपड़ा बांधता था, मोबाइल उठाता था और क्या करता था, हेलो मैं एच लिमिटेड बोल रही हूं। वहां कस्टमर कहते थे हाँ दीदी बताओ, अरे दीदी बात छोड़, अरे भैया वो तो हॉर्न था ना पहले, हॉर्न, अरे भैया उसके अंदर ही ट्रेनिंग ली है मैंने, एक बार हमारे यहाँ पे कार मॉडिफाई करके देख लो, बहुत मजा आ जाएगा। तो ग्राहक को लगता था यार हॉर्न के अंदर ट्रेनिंग लेने वाला बंदा कैसा होगा, कुछ तो भाई गुरु का जो चेला होगा कुछ तो गुण होंगे, 70 से 100% ना 70-80% तो होंगे। कुछ ग्राहक जो गिलफोर्ड मोटर के ट्रेनर, उनसे डिजाइनर से सेटिस्फाई नहीं थे, वो कहां पहुंचने शुरू हो गए। और जब वो एच लिमिटेड के पास पहुंचते थे तो पर्दा पहन के जो काम करता था, उसकी आंखें, बाल, आवाज कैसी लगती थी, हॉर्न जैसी लगती थी। लेकिन हॉर्न कभी भी क्या नहीं उतारता था, कपड़ा नहीं उतारता था मुंह से, मतलब मास्क लगा कर रखता था पूरा, बस आंखें दिखती थी और बोलता था बस। तो कहता था भाई चेला बिल्कुल ऐसा जैसे बिल्कुल गुरु के टक्कर का। क्या बात है यार, कहाँ उठा के रखा था, गिलफोर्ड मोटर के पास क्यों नहीं था ये चेला। जब गिलफोर्ड मोटर को पता लगा धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्राहक लुटते जा रहे हैं, ग्राहक निकलते जा रहे हैं, तो उन्हें पता लगा ग्राहक जा कर रहे हैं, भाई इतना तो पता लग ही जाएगा मार्केट में, भाई एक एच लिमिटेड कंपनी है वहां जा रहे हैं। गिलफोर्ड मोटर ने क्या कर दिया, सीयू, कि मेरे ग्राहक इसके पास जा रहे हैं और इसमें जो काम करने वाला बंदा वो कभी भी अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता, है ना, तो मुझे शक है वो हॉर्न नहीं है। जब कोर्ट में बात की समझ गए,
कोर्ट में जैसी बात की, जज साहब ने क्या बोला, ओए मास्क उतार, टोपा उतार, गले में मफलर टाइप का पहन रखा वो उतार, मंकी कैप जिसे बोलते ना, बंदर कैप उतार, बंदर टोपा उतार, यूपी की भाषा में है ना, बंदर टोपा उतार जल्दी, आंखें आंखें दिखा रहा, चेहरा दिखा, हॉर्न गाना गा रहा है, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, जज साहब ने गाना गा रहा, वो इंडिया के कंटाप लगाएंगे, उतार जल्दी। जब चेहरा उतरा तो कौन था, हॉर्न का जब चेहरा देखा तो भाई वो लोगों का हंगामा बच गया, भाई तेरी पैसा भी ले लिया, मजे भी ले लिए, फिर भी भाई साहब ग्राहक लूट रहा है। हॉर्न ने बोला एक खतरनाक बात जो हॉर्न को नहीं बोलनी थी, हॉर्न ने बोला मैं नहीं ग्राहक को बुला रहा ना, मैं ग्राहक को सॉलिसिट कर रहा ना, मैं ग्राहक को कॉल कर रहा, ग्राहक को कॉल कौन करता है, हेलो मैं एच लिमिटेड बोल रही हूँ, एच लिमिटेड कॉल करती है, कौन कॉल करती है भैया, एच लिमिटेड कॉल करती है, एच लिमिटेड। जज ने बोला सब अब तो आंसर दे दो भैया, जज ने क्या बोला, लिमिटेड वर्ड काट, पीछे कौन है, हॉर्न, बंदर कैप उतार, बंदर टोपा उतार, पीछे कौन है, हॉर्न। तो जज ने क्या डिसीजन दिया, कॉर्पोरेट वे लिफ्टेड टू आइडेंटिफाई द पर्सन। केस का नाम गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न। कंपनी को बनाया गया था फ्रॉड करने के पर्पज से, ताकि वो गिलफोर्ड मोटर के साथ फ्रॉड कर सके। डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर सम इलीगल इम्प्रॉपर पर्पस, एग्जांपल टू डिफीट द लॉ, टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर, टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशन। फ्रॉड नहीं है, अबे ये फ्रॉड नहीं हुआ, कंप्यूटर कहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ, बोला तो था डील में, तब तो पानी पीने चला गया है ना, कि भाई पैसा भर ले और गायब हो जाइए, फिर नामो निशान नहीं दिखना चाहिए, बात खत्म, पैसा ले ले तू रिटायर होने का अपना। तो उसने यस तो किया कि ना मैं काम करूंगा ऐसा, ना मैं किसी के साथ काम करूंगा, पूरी डील फिक्स करी थी कि गायब हो जाना तुझे, देश ही बदल ले तू, है ना। बात समझ में आ गई, बोलो भाई कितने केस पड़े बाबू, ए निकम्मो कितने केस पड़े, 5। सबकी हेडिंग क्या हुई, पहला डिटरमाइन द कैरेक्टर, प्रोटेक्ट द रेवेन्यू, ठीक है, फॉर्म सब्सिडरी टू एक्ट एज अ एजेंट, फ्रॉड, एक रह गई ऊपर, ऑब्लिगेशन, ठीक है, समझ बात, नहीं बाबू नहीं। अब 2-3 छोटी छोटी बातें जो बच्चों वाली बातें हैं, इसलिए डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, डिटेल मतलब कि डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है बता दो, कसम है तुम्हें पराग गुप्ता सर की। याद है तुम्हें, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, यानी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है निकम्मो जिसकी लायबिलिटी क्या होती है, बस पढ़ के देखो, ये याद करना है बस, एग्जाम में आता भी कम है, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड, यानी कंपनी के मेमोरेंडम में लिख दिया जाता है कि इन शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी कितनी रहेगी, अप टू द शेयर हेल्ड बाय देम। भाई तुम्हें याद करो, मैंने आईओसी वाला एग्जांपल दिया था कि आईओसी की मशीन मेरी नहीं होगी। अब मैंने आईओसी के, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के, मान लो 1 करोड़ के शेयर ले रखे, कल को आईओसी बंद हो गई और आईओसी की लायबिलिटी 500 करोड़ है, तो 500 करोड़ मैं दूंगा क्या, मेरे सिर्फ कितने जाएंगे, 1 करोड़ रुपए जाएंगे, तो मेरी लायबिलिटी कितनी लिमिटेड हो गई, जितने रुपए के मेरे पास शेयर है या फिर जितने रुपए का मेरे पास अनपेड अमाउंट है, कॉल सी एरियर बचा है, ये लिखी बात, ये याद कर लेना, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर। कितनी लायबिलिटी है, अनपेड ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम। अनपेड मतलब अरे अकाउंट में कॉल सी एरियर पड़ी है, तो अगर कोई कॉल सी एरियर बाकी है तो बस उतना ही मुझे जेब से देना है। नहीं, अरे 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 भैया होश में नहीं हो क्या, मैं क्या पढ़ा रहा हूं तुम्हें, टाइप्स ऑफ कंपनी, क्या पढ़ा रहा हूं तुम्हें, टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ा रहा हूं कि हमारे देश में कितने तरह की कंपनी चलती है। तो पहली जो कंपनी चलती है वो क्या चलती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तो जितनी भी हमारे देश में कंपनी है ना, रिलायंस, टाटा, हजारों कंपनी, वो सब क्या है, आरकेजी भी क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी।
द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। इसका मतलब क्या होगा, अगर कंपनी के कोई भी डेट है और वो अनपेड है ना, तो क्या उसमें शेयर होल्डर पैसा देगा? बोलो, नहीं देगा। क्यों? हिज सेपरेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एनकम्पास टू मीट द कंपनी डेट। कंपनी के उधारी चुकाने के लिए मैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी दूंगा। तो ये हम 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। बोलो भाई, अगली जो कंपनी होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब सुनना ध्यान से, गारंटी कंपनी क्या होती है? गारंटी कंपनी वो होती है जिसको शेयर होल्डर गारंटी दे देता है, अगर कभी भी कंपनी बंद होगी ना, इतना पैसा मैं दूंगा। जैसे मैंने अंकुर अग्रवाल ने गारंटी दे रखी है, पूछ लेना चाहे पराग गुप्ता सर को, कि अगर कभी भी, क्योंकि हम तो कंपनी को क्या मानते हैं, परपेचुअल सक्सेशन मानते हैं, लेकिन मैंने कहा आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड को कि अगर आरकेजी बंद, क्योंकि मुझे पता आरकेजी बंद नहीं होगी, अनलिमिटेड हम तो क्या मानते हैं, परपेचुअल सक्सेशन मानते हैं। उन्होंने कहा अगर कभी भी आरकेजी को बंद करोगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि बंद करने के टाइम पर मैं आरकेजी को 10 लाख रुपए की गारंटी देता हूं। मैं दूंगा 10 लाख रुपए आरकेजी को। हाँ, वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, तब नहीं देना। मतलब जब तक मैं शेयर होल्डर हूं तब तक मेरी गारंटी है कि मैं आरकेजी को क्या दूंगा, 10 लाख रुपए दूंगा। अब बताओ ये गारंटी मेरी जिंदा कब होगी? हाँ, यानी कि व्हेन आरकेजी गोज इनटू लिक्विडेशन, जब आरकेजी क्या होगी, बंद होने की नौबत आएगी। उससे पहले नहीं कि मतलब कल बोल दें पराग सर, अरे सर न्यू ईयर आ रहा है, सोच रहा हूँ कोई पार्टी वार्टी कर लूँ, है ना, इंडिया में मजा नहीं आ रहा, कहीं चला जाता हूँ, कहीं घूमने फिरने, दुबई वही चला जाता हूँ, एक काम करो 10 लाख रुपए दे दो। आपने तो गारंटी दे रखी है, देने तो ही, तो मैं दे दूंगा क्या? मैंने कहा ऐसा नहीं होता भाई, पार्टी करने के जाऊंगा तो कल मुझसे मंगा लोगे, परसों मंगा लोगे, नहीं। जब कंपनी बंद होगी, लिक्विडेटर आएगा, तब वो कहेगा कि भाई जिन्होंने गारंटी दी वो क्या करो, पैसे दे दो। ये बात कंपनी के मेमोरेंडम में लिख दी जाती है। किसमें लिख दी जाती है? मेमोरेंडम एसोसिएशन। कंपनी के रूल बुक होती है। मेमोरेंडम क्या होती है? एक तरीके से रूल बुक। कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो, जैसे भारत का संविधान है ना, तो मेमोरेंडम को कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में यह बात लिख दी जाती है कि कंपनी के वाइंड अप होने पे अंकुर अग्रवाल 10 लाख रुपए की गारंटी देते हैं कि कंपनी कभी वाइंड अप होगी तो अंकुर अग्रवाल कितने रुपए देंगे? बोलो बाबू, 10 लाख रुपए देंगे। ठीक है, लेकिन अंकुर अग्रवाल को कभी भी कंट्रीब्यूट करने के लिए नहीं बुलाया जाएगा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और 10 लाख रुपए से ज्यादा, है ना, ये लिख दी बात। मेंबर लाइबिलिटी बाय मेमोरेंडम द कंट्रीब्यूटर एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंड अप। ठीक है भाई, बोलो, समझा की बात? अब देखो, केस लॉ ने ये बोला कि कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस पर अगर आरकेजी चाहे तो मुझे जाने से रोक सकती है। मतलब मैं कह रहा हूं भाई, मुझे ऐसे आसार सा आभास सा हो रहा है कि कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो सकती है। मैंने कहा बेटा तो लूट लेंगे मुझे, तो मैंने चिट्ठी डाल दी, नोटिस, कि मैं अब शेयर होल्डर नहीं रहना चाहता, और शेयर होल्डर नहीं रहूंगा तो मेरी गारंटी भी क्या हो जाएगी, खत्म कर दी जाए, है ना। तो जज ने कहा राइट ऑफ द गारंटी कंपनी, यानी आरकेजी जिसको मैंने गारंटी दी है कि उसका कुछ उनका ये राइट भी हो सकता है टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ट्रांसफर बाय मेंबर ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द कंपनी, कि वो कुछ कुछ केसेस में शेयर होल्डर को, मेंबर को जाने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कि आपको मना किया जाता है कि आप अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर मतलब सेल नहीं कर सकते, है ना, रोक सकते हैं। द मेंबर ऑफ गारंटी कंपनी में कैरी प्रिविलेज सच डिफरेंस फ्रॉम दोज हु ऑर्डिनरी शेयर। ठीक है, लेकिन जो गारंटी कंपनी का शेयर होल्डर है ना, उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज भी दिए जाएंगे। अब देखो कैसे, सुनो ध्यान से। आरकेजी ने मुझे बोला कि सर एक काम करो, आपने गारंटी दी है ना, हम आपको फिक्स देते हैं 10,000 रुपये महीना फिक्स। किस बात के? एज अ रॉयल्टी, कि आपने इतना एहसान किया, कंपनी को 10 लाख की गारंटी दी थी। बात समझ में आई? अब उसमें सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ओ भाई तन्मय भाई, अब 10,000 रुपये मुझे हर साल मिल रहे हैं, कंपनी चल रही है 10 साल से, 10 लाख रुपए आ गए मेरे पास,
आगे नहीं आगे? आगे ना, ज़्यादा ही आगे। हाँ ज़्यादा ही नहीं आगे। अब मैं कह रहा हूँ कि गारंटी रिवोक कर दो मेरी, समझ रहे हो? तो आरकेजी वाले लेट नहीं जाएंगे? लेट जाएंगे, लेट जाएंगे। आरकेजी और तुमने बड़े मजे ले लिए भाई। एक तो हमसे 10-10 हज़ार रुपये महीना कर करके 7-8-10 साल में कितने रुपए वसूल लिए? 12 लाख तो हम तुमने ले लिया हमसे। और जब क्योंकि जब वाइंड अप होने का टाइम आ रहा है या वाइंड अप होने का टाइम तुम्हें लगता है आ सकता है, तब तुम क्या बोल रहे हो कि मैं अपना शेयर बेच रहा हूं, गारंटी किसी और से ले लो। तो डबल मजे आ गए। 10 के 10 तुम्हारे बच गए और 10 तुम हमसे क्या कर चुके हो, महीने की रॉयल्टी के नाम पे या है ना गिफ्ट के नाम पे ले चुके हो। तो आरकेजी मुझे मना कर सकता है, अब आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो आपकी गारंटी के पैसे हम क्या करते आ रहे हैं, एक तरीके से देते जा रहे हैं, है कि नहीं बात? तो फिर जज ने इसको बेईमानी की तरीके से ट्रीट किया। जज ने कहा नहीं भाई गलत बात है सर आपकी, 10-10 हज़ार रुपये महीना करके लेते भी आए और कंपनी चलती रही चलती रही चलती रही, कभी वाइंड अप नहीं हुई, और 10 साल के बाद आप कह रहे हो गारंटी वापस ले रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब चलती रहने दो गारंटी। अरे तुम्हारे पास तो एक्स्ट्रा ही आ रखे हैं, मान लो 12 लाख तुम पे आगे 10 लाख दे देना जब कंपनी बंद होगी, चलती रहने दो। तो गारंटी आप वापस नहीं ले सकते। बोलो भाई डिफरेंस बताओ गारंटी कंपनी और शेयर होल्डर कंपनी और सिमिलरिटी बताओ। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड गारंटी में पहली सिमिलरिटी एक ही है क्या? दोनों की लायबिलिटी क्या है? यानी घर से पैसा नहीं देना। समझ गए बात? दोनों में डिफरेंस बताओ। दोनों में डिफरेंस बताओ। हाँ एक बिल्कुल सही बात। एक डिफरेंस तो ये हो गया कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में एक शेयर होल्डर कभी भी शेयर होल्डिंग बेच सकता है, बस शेयर मार्केट खुली होनी चाहिए। तो मेरे पास आईओसी के शेयर है, बेच दिए मैं कभी भी। गारंटी कंपनी में शेयर होल्डर को बेचने से रोका जा सकता है। दूसरा डिफरेंस, अगर कोई कॉल सिनेरियो या पैसा बकाया है या पैसा मांगना है, तो नॉर्मल कंपनी में पैसा कभी भी कॉल अपॉन किया जा सकता है, जो अकाउंट्स में करते थे, है ना। लेकिन गारंटी कंपनी में पैसा कब कॉल करना है? वाइंड। ये लिखिए बात। इनफॉर्मर यानी कि फॉर्म मतलब पहले वाले केस में, मेंबर में भी कॉल्ड अपॉन टू डिस्चार्ज लायबिलिटी, है ना, ओनली वाइंड अप। लेटर मतलब बाद वाले कौन सी? गारंटी नहीं, गारंटी, अरे है ना। दे में भी कॉल्ड अपॉन टू डू एनी टाइम, यानी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। ठीक है, बोलो भैया। मतलब ये कि जो गारंटी कंपनी है उसमें पैसा कब मंगाया जाता है? पैसा आएगा वाइंड अप पर। और जो लिमिटेड कंपनी है उसमें पैसा कब मंगाया जाएगा? एनी टाइम। कॉल सिनेरियो कब मंगा सकते हो? कभी भी। अकाउंट में क्वेश्चन किए, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कब मंगा सकते हैं? कभी मंगा लो, मतलब उसमें बंद होने का इंतजार नहीं करना। यानी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में आप कभी भी पैसा मंगा सकते हो अपने शेयर होल्डर से, लेकिन गारंटी कंपनी में पैसा कब आएगा? ओनली वाइंड अप। समझ गए डिफरेंस? और सिमिलरिटी दोनों में लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है, घर से पैसा नहीं दे। आज की आखिरी कंपनी जो सिर्फ किताबों में है, जिनका जन्म इंडिया में ना इंग्लैंड में हुआ है, सिर्फ किताबों में कर रखा है। कुछ चीजें होती हैं जो किताबों में ही होती हैं बस। एलिस इन वंडरलैंड समझ गए? बचपन की वो खतरनाक कहानियां जो किताबों में ही है, असलियत में बताओ। अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी कौन सी होगी? जिसकी लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर बिल्कुल पार्टनर्स की तरह, लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज। तो भाई इस कंपनी पैसा क्यों लगाऊंगा मैं? मतलब कल अगर मैंने इस कंपनी में एक लाख रुपए लगा दिए और कंपनी बंद होकर पता लगा कंपनी की लायबिलिटी जनरेट होगी 100 करोड़ की, तो घर बिक जाएगा मेरा। कंपनी के 100 करोड़ की लायबिलिटी के लिए मुझे ही पैसा देना पड़ेगा। समझ रहे हो होश में? तो भाई अनलिमिटेड कंपनी पैसा क्यों लगाऊंगा मैं? इसलिए ये कंपनी इंडिया में ना बनी है ना बनाई जाएंगी। सिर्फ कॉन्सेप्ट किताबों में रख रखा है ताकि धोखाधड़ी देने में मजा आ सके लोगों को।
अब मैं अंकुर अग्रवाल एक अनलिमिटेड कंपनी बनाऊंगा, तुमसे झूठ बोल दूंगा लिमिटेड कंपनी, तुम पैसा लगा देना, जब कंपनी बंद होगी तो घर बार बेचना पड़ेगा। हाँ, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गाना बजेगा और लूट लिए जाओगे, ये लिखी बात। लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर, दादा कोई लिमिट नहीं होगी, नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर। लेकिन ये लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर कब आएगी? जब कंपनी क्या होगी? वाइंड अप होगी, तभी तो घर से पैसा जाना है। और इसके लिए भी कौन कॉल करेगा? जो कंपनी बंद करता है उसे बोलते हैं लिक्विडेटर। जो कंपनी बंद करता है उसे लिक्विडेटर कॉल करेगा, कहेगा भैया देखो तुमने जिस कंपनी में पैसा लगाया था वो कंपनी निकली अनलिमिटेड, और अनलिमिटेड कंपनी के जो जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उन्हें अपने घर से पैसा देना होता है, इसलिए तुमने शेयर लिए थे 1 लाख के, कंपनी को चाहिए 1 करोड़ रुपए, तो तुम एक शेयर होल्डर हो जिसके ऊपर लाइबिलिटी बनती है 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख रुपए और ले आओ। अब चाहे घर बेचना पड़े, कुछ बेचना है 10 लाख। इसलिए जिंदगी में याद रखना, होश में पढ़ लेना, जिस भी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड, होश में पढ़ लेना, है कि नहीं बात? अब सुनो ध्यान से, समझ में आ गई बात? इसका एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, होश उड़ जाएंगे बच्चों के, होश उड़ गए जब एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्योंकि बच्चों को अंदाजा ही नहीं होता है ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। पढ़ना भाई ये वाला, फिर आज ही दिखाऊंगा कैसे लिखा जाता है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी होश में देखेंगे। अनलिमिटेड कंपनी, सबसे पहली बात तो बच्चों को क्या याद नहीं रहता? सेक्शन, क्या सेक्शन है बाबू अनलिमिटेड कंपनी का? हाँ, एक तो बड़ा मुश्किल याद रखना, हाँ सब 2 ब्रैकेट में 92, ब्रैकेट में होता सब सेक्शन। क्या लिखा है भैया? अनलिमिटेड कंपनी 2, तो जो लिखेगा उसको नंबर बढ़िया मिलेंगे, 221, 222, ये सब चीजें। अब सुनेंगे ध्यान से। अब ये जो क्वेश्चन आया एग्जाम में, बताओ भाई क्या लिखोगे आंसर? अब मैं बताऊं, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे लिखना होता है एग्जाम में आंसर। सैमुअल एक क्रेडिटर था, तो सैमुअल ने इनोसेंट के ऊपर केस कर दिया कि तेरी लायबिलिटी तो अनलिमिटेड है, क्योंकि तू शेयर होल्डर है, तेरी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। और तेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो तू घर से पैसा देगा, पैसा घर से ला, घर से ला, होश में आ जा, वरना कंटाप लगाएंगे, होश आ जाएगा। क्वेश्चन ये आया, बेचारा वो कोर्ट चला गया, कह रहा भाई देखो मुझे घर से पैसा देना है, तो मुझे कह रहा घर से पैसा लेके आ, पैसा चुका मेरा। सैमुअल क्या ऐसा कर सकता है? लीगली जवाब भी एग्जाम में लीगली लेना है, एज पर सेक्शन 2 इसके हिसाब से आंसर देना है। पहले 292 जो मैंने तुम्हारे नोट्स में लिख के दिया है ना, किताब में लिख के दिया है, पहले तो इसको रटना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेंगे। अब देखो एग्जाम में लिखना कैसे, ऑनलाइन वाले भी होश में रखेंगे। तुम सबने बोला पैसा देना है, बिल्कुल सही जवाब नहीं है, बस अभी पढ़ा और अभी 4 नंबर 0 कर दिए, और लिखने में समय भी व्यर्थ किया होगा। लिखूंगा भी 5-7 मिनट लगाऊंगा, लिखूंगा 0 नंबर मिलेंगे, और लिखने में लेट किया तो आगे वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो भी छूटेगा। वही बता रहा हूँ व्यू भैया वही बता रहा हूँ कैसे लिखना है। अब ऑनलाइन वाले इतने निकम्मे वाला है, वो देखेंगे कैसे मैं होता तो कैसे लिखूंगा एग्जाम में, जो 4 में से 3, 3.5 नंबर मिल जाए, ऐसे लिखना है आंसर। पढ़ के बता रहा हूं मैं। अब सबसे पहले लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी। पार्ट बी है, पार्ट बी का आंसर नंबर 1 दे रहा हूं मैं। एज पर सेक्शन 292 ऐसे भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसका हवाला दिया इस सेक्शन का, एज पर सेक्शन 2 ब्रैकेट में 92 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यहां मैंने शॉर्ट में लिखा, पर एग्जाम में शॉर्ट में लिखोगे नंबर काट लेते हैं। मैंने वही 4 पॉइंट लिखे जो मैंने तुम्हें किसमें लिखा रखे, किताब में। अनलिमिटेड कंपनी इज द कंपनी विच इज नॉट हैविंग एनी लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर। ये लिखा है नोट्स में भी, किताब में भी ये लिखी है। लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अनलिमिटेड एंड अराइजेज इन द इवेंट ऑफ
वाइंड अप। इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल द आर्टिकल ऑफ मस्ट स्टेट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड अमाउंट ऑफ ईच शेयर। अनलिमिटेड कंपनी में अगर शेयर कैपिटल हमने शेयर इशू कर रखे हैं तो शेयर्स के आगे मुझे बताना पड़ता है कि कितने रुपए की कैपिटल किस शेयर होल्डर ने ले रखी है, कि मैंने 1 लाख की ले रखी है भाई, इतने 2 लाख की ले रखी है, इतने एलमोन ने 5 लाख की ले रखी है, इसे बताना पड़ेगा। जब वाइंड अप होगा तो मेंबर्स को कॉल किया जाएगा। जब कंपनी बंद होगी तो सभी मेंबरों को क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा और सभी मेंबरों को कहा जाएगा कि अपने अपने रेशियो में क्या करो, कंट्रीब्यूट करो लायबिलिटी में। तो जैसे भाई मेरे पास 1 लाख का है, अनमोल के पास 5 लाख शेयर रुपए थे, तन्मय के पास 7 लाख के थे, इन भैया के पास 6 लाख के थे, तो हम इस रेशियो में पैसा घर से लेके आएंगे। इसमें तो लाओगे तो सारा का सारा पैसा इनोसेंट क्यों भर देगा फिर भाई? सारा एक जगह पर तो सारा पैसा मैं क्यों भरूंगा? इनोसेंट कह रहा है लायबिलिटी कितनी है कंपनी की, 1 करोड़ की है ना। मेरा शेयर कितना है, 1:5:7:6 में 1 मेरा शेयर है, तो 1 मैं दूंगा, ये देगा 5, ये देगा 7, इसमें बांटो 1 करोड़ को। फिर क्या लिखा, क्रेडिटर कैन स्यू फॉर द वाइंड अप द कंपनी क्लेम डेट। क्रेडिटर कंपनी को जब वाइंड अप करके डेट क्लेम करेंगे तो क्रेडिटर खुद नहीं बोलेगा तू पैसा दे, कौन बोलेगा? लिक्विडेटर की पावर है, क्रेडिटर की नहीं है। लिक्विडेटर बोलेगा तुम सब मिलके पैसा दोगे, अकेला इनोसेंट पैसा नहीं देगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा, प्रोविजन। पहला स्टेप क्या हुआ, हमेशा केस स्टडी का पहला स्टेप क्या हुआ, बोलो, प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब सेक्शन लॉ या केस लॉ। लिख दिया ओ अनमोल भाई, उसमें सुन लो क्या कह रहा हूं मैं, लिख दिया प्रोविजन। ये मैंने लिख दिया कि अनलिमिटेड कंपनी ये होती है। अभी तक मैंने इनोसेंट की और सैमुअल की बात नहीं करी। स्टेप नंबर 2 में मैं इनोसेंट और सैमुअल की बात करूंगा, और स्टेप नंबर 2 का नाम होता है एनालिसिस। क्या नाम होता है बाबू? अब मैं लिखूंगा एनालिसिस। एनालिसिस में किसकी बात होगी? जो क्वेश्चन में लिखा है, देखो लिखूंगा। इसलिए पहला वर्ड हमेशा ये यूज करना है एग्जाम में, इन द प्रेजेंट केस। क्या यूज करना है? इन द प्रेजेंट केस नो लिमिटेड इज अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जिसका क्रेडिटर एक सैमुअल है जिसने मिस्टर इनोसेंट को स्यू के। ये सारी बातें कहां से चुरानी है? क्वेश्चन से चुरा लेनी है। फिर उसके बाद सैमुअल बेचारा बहुत दुखी हुआ, दुखी होने के बाद उसने कोर्ट में प्ली यानी कि रिक्वेस्ट करी कि मुझे पैसे देने हैं या नहीं देने, सर आप बताओ। डिट्टो वर्ड टू वर्ड कहां से चुरा ली बात है, यानी डिट्टो वर्ड टू वर्ड ये चुरा ली। ही इज नॉट लायबल फॉर द अमाउंट टू द शेयर होल्डर, ही इज नॉट, ये लिख दिया। तो ये बात मैंने कहां से चुराई? क्वेश्चन से। फिर अगला शब्द जो एग्जाम में लिखना ही लिखना है, जिसके बिना नंबर नहीं मिलेंगे, वो है ये, एज पर अफोरसेड प्रोविजन। अफोरसेड मतलब ऊपर दिए गए प्रोविजन, प्रोविजन मतलब सेक्शन 292 जो मैंने स्टेप नंबर 1 में लिखा। एज पर अफोरसेड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 292 एस कैन नॉट बी स्यू डायरेक्टली, एस कैन नॉट स्यू डायरेक्टली अगेंस्ट द इनोसेंट। क्या एस इनोसेंट को डायरेक्टली स्यू करेगा? बोलो। क्योंकि एस किसके पास जाएगा? लिक्विडेटर के पास, और लिक्विडेटर किसको बुलाएगा? इनोसेंट को। तो मिस्टर इनोसेंट इज ओनली लायबल अप टू हिज। तो मिस्टर इनोसेंट से किसके लिए जिम्मेदार है? अपने के लिए जिम्मेदार है, वो बाकी शेयर होल्डर के लिए जिम्मेदार थोड़ी होंगे। हेंस अनलिमिटेड लायबिलिटी अराइजेज व्हेन लिक्विडेटर कॉल द मेंबर। फिर ये आएगा मेरा स्टेप नंबर 3। क्या आएगा बाबू? स्टेप नंबर 3 हमेशा होगा एक लाइन का, जिसकी हेडिंग क्या डालोगे? क्या हेडिंग डालूं? कंक्लूजन। क्या लिखूंगा? एस लायबल है या नहीं है? क्वेश्चन में क्या पूछा? एस लायबल है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? एस विल नॉट बी, सैमुअल विल नॉट बी सक्सेसफुल इन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम मिस्टर इनोसेंट। तो सैमुअल पैसा इनोसेंट से रिकवर नहीं कर सकता, सैमुअल पैसा कंपनी से रिकवर करेगा जब कंपनी का लिक्विडेटर किसको बुलाएगा? एक नजर में देख लो भाई। ये है मार्किंग स्कीम। जब तुम स्टेप नंबर 1 लिखोगे
इधर देखो स्क्रीन पर, जब तुम स्टेप नंबर 1 लिखोगे तो स्टेप नंबर 1 के मिलेंगे 2.5 नंबर, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर किसके होते हैं? लॉ लिखने के होते हैं। जब तुम स्टेप नंबर 2 लिखोगे, है ना, उसका मिलेगा 1 नंबर, क्योंकि स्टेप नंबर 2 में क्या लिख रहे हो? जो स्टेप नंबर 1 है उसी को तो रिपीट कर रहे हो, एज पर द अफोर्सेड प्रोविजन लिख के, और उसको किससे लिंक कर रहे हो? प्रेजेंट केस से। और जब तुम एक लाइन लिखोगे कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर दोगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सैमुअल पैसा रिकवर कर सकता है या नहीं कर सकता, तो जब तुम लिखोगे सैमुअल पैसा रिकवर नहीं कर सकता, इसका मिलेगा आधा नंबर। कितने हो गए टोटल? 4 नंबर ऐसे दिए जाते हैं। तो अगर बच्चे को लग रहा है कि सीधा ये डिसीजन लिख के आ जाऊं सैमुअल पैसा रिकवर नहीं कर सकता, तो आधा नंबर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आधे नंबर तक पहुंचने के लिए तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि मैं लॉ जानता हूं इसलिए लिख रहा हूं ये बात। हाँ, अगर तुम सीधा स्टेप 2 से शुरू करोगे तो 0 मिलेगा। किस आधार पर दे रहे हो आंसर? हाँ, तो फिर उसको बताओ ना, समझाओ तो सेक्शन में लिखा क्या है। जज सीधा डिसीजन देगा तो बताएगा ना कि भाई इस सेक्शन के तहत दे रहा हूं, धारा 302 के तहत फांसी किसे, तो हाँ 2.5 नंबर गुजर जाएंगे। फिर अल्लाह को प्यारे बोलेंगे 2.5 नंबर अगर नहीं लिखा तो, क्योंकि जो 92 में मैं ये लिख रहा हूं तो फिर उसे यहां लिखने में क्या दिक्कत है? तो इसको नोट कर लेंगे ध्यान से और समझ जाएंगे स्टेप नंबर 1 में कितने नंबर है, स्टेप नंबर 2 में कितने नंबर है, और सिर्फ एक लाइन कितने नंबर है। इसको हम नाम देते हैं अपनी क्लास में याद रखने के लिए, कौन सा फॉर्मेट? PAC फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट बाबू? पैक फॉर्मेट, प्रोविजन एनालिसिस कंक्लूजन फॉर्मेट। इस फॉर्मेट पे मुझे एग्जाम में नंबर देने हैं। लॉ प्रोविजन क्या कहता है, क्वेश्चन की एनालिसिस क्या कहती है, और उसका कंक्लूजन क्या कहता है, ये आंसर तुम्हें लिखना है, तभी नंबर मिले। डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें बताइए क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन क्या चाहेगा? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तुक्के में, व्हाट इज अनलिमिटेड कंपनी, तो फिर तो सिर्फ प्रोविजन लिखो, खेल खत्म। ठीक है, नोट कर लिए। और दोबारा मत पूछना एग्जाम में कैसे लिखने क्वेश्चन, ऐसे लिखने क्वेश्चन। फोटो खींच लो चाहे इसकी, घर जाके साफ साफ लिखना इसी क्वेश्चन को। पहले तुम्हें क्वेश्चन दिखा देता हूं, क्वेश्चन की फोटो खींचो पहले। हालांकि वीडियो को दोबारा देखोगे तो भी ये क्वेश्चन तुम्हें नजर आ जाएगा, लेकिन मोबाइल में पढ़ी रहती है तो वीडियो दोबारा ओपन करने की जरूरत नहीं पड़े, टाइम वेस्ट होता है। क्वेश्चन की फोटो खींच ली, फिर ये मुझे आंसर ऐसे लिखना है, इसको अपने लॉ के रजिस्टर में लिख लेना, तो अब तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि पूरे लॉ में चाहे मैं सीए फाइनल का एग्जाम दूं, इंटर का एग्जाम दूं, आंसर ऐसे देना होता है। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? यस सर मजा आ गया। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।